शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और उनके सहयोगी और उनके पुत्र जो आईएएस हैं, उनके लिए मुसीबत के दिन आ रहे हैं। उन पर धीरे धीरे प्रशासनिक कार्रवाइयों का शिकंजा कसता जा रहा है। ये वही इकबाल सिंह बैंस हैं जिनकी कभी सत्ता के गलियारे में तूती बोलती थी, उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था और वो जो चाहते थे वही करते थे। और उन्होंने अपनी एक टीम बना ली थी आईएएस अधिकारियों की, और जो प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं की उनकी एक अपनी अलग टीम थी, और उसके हिसाब से उन पर मनमानी के गंभीर आरोप लगते रहे। लेकिन अब वो उस पद पर नहीं हैं, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वो और उनके सहयोगी जो भी हैं, उन पर अब धीरे धीरे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। लोकायुक्त में कार्रवाई हो रही है, ईओडब्ल्यू में कार्रवाई हो रही है, और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है। उनका एक सहयोगी जो बिल्डर है, जिसे कथित रूप से कहा जाता है कि वो उनका राजदार है, और उस दौर में तो सत्ता के गलियारों में वही दिखता था। किसी को कोई काम अगर इकबाल सिंह बैंस से हो तो चर्चा यही होती थी कि राजेश शर्मा को कहा जाए, वो काम हर हाल में हो जाएगा। और जिस तरह से राजेश शर्मा ने नियम विरुद्ध बहुत ढेर सारे काम किए, उसको लेकर ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, और कहा यही जाता है कि वो इकबाल सिंह बैंस पर अगला निशाना उन्हीं पर है। राजेश शर्मा के बाद हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, राजेश शर्मा देश छोड़ चुके हैं, इथोपिया चले गए हैं। वो फिलहाल इथोपिया में है, लेकिन ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा दिया। न्यायालय से फिलहाल उन्हें राहत है, उच्च न्यायालय जबलपुर से उन्हें राहत है। 7 जुलाई को उनकी अग्रिम जमानत की तारीख है, उस पर सुनवाई होगी। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। ये तो थे राजेश शर्मा, लेकिन उनके एक और बहुत खास अधिकारी हैं इकबाल सिंह बैंस के, जिनका नाम है ललित मोहन बेलवाल। और फिलहाल जो सबसे अधिक चर्चा में है, वो ललित मोहन बेलवाल जो आईएफएस हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी लंबे समय तक वो सीईओ बने रहे, और पोषण आहार में जमकर भ्रष्टाचार की होली खेली गई। पोषण जिनका करना था, उनके बजाय इन्होंने अपने पूरे सिस्टम का, जो इन्होंने एक पैरेलल एक सिस्टम बना लिया था, पूरे सिस्टम का पोषण किया, और बहुत बेशर्मी से किया। इनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच प्रकरण दर्ज हो गया है। आने वाले वक्त में एफआईआर दर्ज हो सकती है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कानून के जो जानकार हैं, उनका यही दावा है। तो ये एक बड़ी मुसीबत है, और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 8 जिलों में जांच हुई है, और उन 8 जिलों में जो ज़िले हैं, धार, रीवा, झाबुआ, सागर, छिंदवाड़ा, सतना, भोपाल और शिवपुरी, इन 8, इसमें एक राजधानी भोपाल भी है। बड़ा ज़िला इसमें छिंदवाड़ा भी है, और सागर भी है। आदिवासी ज़िला झाबुआ भी है। तो किसी को नहीं छोड़ा गया। और यहाँ जो पोषण आहार था, उसमें 858 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कैग की रिपोर्ट कर रही है, जिसके आधार पर पूर्व विधायक आरटीआई एक्टिविस्ट पारस सकलेचा ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। इस पर बाकायदा कांग्रेस का भी एक बड़ा डेलीगेशन गया था। 2023 में शिकायत की गई थी, और इस पर जांच प्रकरण दर्ज हो गया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के किसी नेता की अब कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आती है, वरना उस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, कानून के जानकार विवेक तनखा, ये सब भी गए थे शिकायत करने। मामला दर्ज हो गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी कार्रवाइयाँ बाकी हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जो से शिकंजा कसता जा रहा है धीरे धीरे। साथ ही उनके बेटे पर भी गंभीर आरोप है। कलेक्टर रहते उन्होंने पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत बैतूल में जो एक संपत्ति बेच दी, उसको लेकर भी उन पर जांच शुरू हो गई, लेकिन जांच उनकी प्रारंभिक तौर पर है। कहा यही जाता है कि इकबाल सिंह बैंस जिस तरह से एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाह की तरह, एक ताकतवर अफसर की तरह जो चाहते थे वैसा करते थे, और वो नए अवतार में थे। जब वो चीफ सेक्रेटरी हो गए तो नए अवतार में हो गए थे, और फिर वो किसी की भी नहीं सुनते थे। वो जो चाहते थे वैसा करते थे। तो अब उनके खिलाफ भी
कई तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं, कुछ सामने से आकर करते हैं और ज़्यादातर लोग पीछे से करते हैं। तो चलिए, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह की इसमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र जैन साहब फिलहाल आज भोपाल में नहीं है, बाहर हैं, तो हम फ़ोन लाइन पर ही उनसे संपर्क साधते हैं, उनसे फ़ोन पर ही बात करते हैं। आइए रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैन साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इकबाल सिंह बैंस और उनके जो नजदीकी लोग हैं या उनके बेटे हैं जो आईएएस भी हैं, उन जी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। उनके जी नजदीकी के खिलाफ यूडब्ल्यू में मामला दर्ज होना हो या उनके बेटे के खिलाफ लोकायुक्त में जांच हो रही हो, उनके खिलाफ भी लोकायुक्त में एक जांच शुरू हो गई है और उसमें जांच प्रकरण भी दर्ज हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं इन सब तारीख की चीजों को? देखिए रिजवान भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इकबाल सिंह जैसे व्यक्ति को इन्होंने न केवल चीफ सेक्रेटरी बनाया, बल्कि उनको ऐसे अधिकार दे दिए जिससे वे निरंकुश हो गए। ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह के समय में वे ही सरकार चला रहे हैं, और जब इतने अधिकार मिल गए तो उन्होंने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया है। अब एक एक करके उनकी सारी चीजें सामने आ रही हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि इकबाल सिंह बैंस इस समय गंभीर संकट में हैं। उनके पास एक नहीं कई तरह से उनको ऊपर शिकंजा कसा है। सबसे बड़ा शिकंजा अब कस गया है जब पोषण आहार में कम से कम 800 करोड़ के आसपास का भ्रष्टाचार सामने आया है और कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है। सोचिए, अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और उसके बाद लोकायुक्त ने अब केस रजिस्टर कर लिया है। मुझे लगता है कि इकबाल सिंह बैंस को अब शायद सपने में जेल के सीखे दिखाई देने लगे होंगे। इसके अलावा दूसरा मामला आप जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा जो राजदार है, भोपाल का बड़ा बिल्डर है राजेश शर्मा, इथोपिया भाग चुका है वो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं रिजवान भाई कि राजेश शर्मा सिर्फ इसलिए इथोपिया भाग गया है कि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय थी। ईओडब्ल्यू उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी, और ये सारी जानकारियां जब इकबाल सिंह को मिली तो इकबाल सिंह जी ने ही अपने इस राजदार को विदेश भागने में मदद की। मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इकबाल सिंह ने ही अपने इस राजदार को विदेश भगाने में मदद की। मेरी जानकारी ये है कि अब राजेश शर्मा की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट में लगी हुई है। हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल तारीख टल गई है। अब 7 जुलाई को सुनवाई होगी हाईकोर्ट में और उसके बाद ही तय होगा, क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जब तक अगली सुनवाई होगी तब तक राजेश शर्मा को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे जानकारी ये है कि ईओडब्ल्यू ने राजेश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, यानी वो किसी भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे भारत के, उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी रिजवान भाई, उनके बेटे के खिलाफ भी जांच चल रही है। उसमें भी बैतूल में जब वो कलेक्टर थे उस समय उनके खिलाफ भी इसी तरह के लोकायुक्त में शिकायत हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे वे कलेक्टर थे उस समय बैतूल में, और वहां पुनः घनत्वीकरण योजना थी, उसमें उन्होंने किसी बिल्डर को लाभ दिया, इस तरह का एक शिकायत ईओडब्ल्यू को मिली हुई है। ईओडब्ल्यू उसमें जांच कर रहा है। देखना है कि उसमें अभी पीई भी दर्ज नहीं हुई है, प्रारंभिक जांच है उसमें। लेकिन ये तय है कि इकबाल सिंह जी ने जिस तरह मध्य प्रदेश की आईएएस लॉबी को, राजनेताओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से पूरा सरकार चलाई है, उसका खामियाजा अब उनके खास लोगों को और उनके खुद के बेटे को मिलना तय है। उनके बेटे की फाइलें खुलने लगी हैं। अब देखना, अभी तो उनका राजनीतिक प्रशासनिक कैरियर शुरू हुआ था, और शुरू होते ही जिस तरह से उन पर शिकंजा कसा है, निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत में ये परिवार मुझे तो कम से कम घिरा हुआ नजर आ रहा है। इकबाल सिंह बैंस पर भी यही गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बहुत होनहार नए आईएएस जो हैं उन्हें, और कई ऐसे भी आईएएस जो उनके समकालीन थे या उनके बाद के भी थे आईएएस, उनको भी प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने एक कॉकस बना लिया था। सुपर चीफ मिनिस्टर तो वो कहलाते ही थे मध्य प्रदेश शासन की सत्ता के गलियारों में, और वल्लभ भवन में उनकी तूती बोलती थी, उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था। शिवराज सिंह चौहान इस तरह से क्यों, उनकी मर्जी थी इकबाल सिंह बैंस की, उसी के इर्द गिर्द शिवराज सिंह चौहान क्यों घूमते रहे? मुझे ऐसा लगता है कि इकबाल सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी रहते हुए बिल्कुल नस पहचान ली थी शिवराज की, कि शिवराज की कौन सी नस दबाने से क्या हो सकता है। बड़ी चतुराई से उन्होंने शिवराज जी को अपने बस में कर लिया था। शिवराज जी को वही दिखता था जो इकबाल सिंह बैंस दिखाते थे,
और मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार तत्काल कोई एसआईटी का गठन करे और इकबाल सिंह बैंस के पूरे कार्यकाल की जांच यदि हो जाए तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं रिजवान भाई, इकबाल सिंह बैंस मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी होंगे जो गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। जिस तरह से इकबाल सिंह बैंस का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वो सीएस नहीं थे, वो मुख्यमंत्री के पीएस भी थे, बाद में एसीएस भी थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर, भोपाल के कलेक्टर भी रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। उस दौर में के इकबाल सिंह बैंस और बाद में के इकबाल सिंह बैंस में जो चीफ सेक्रेटरी हो गए थे, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? जब वे विदिशा रहे और भोपाल कलेक्टर रहे उस समय एक बहुत ईमानदार और दबंग प्रशासनिक छवि उनकी रही थी। लेकिन मैं ये देखता हूँ मध्य प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे जैसे आपकी उम्र 40 और 50 के बीच में आते हैं, बुढ़ापे की चिंता सताने लगती है, पैसे की हवस बढ़ती है और अपना बुढ़ापा सेटल करने के लिए ये लोग जुट जाते हैं। मुझे लगता है कि इकबाल सिंह जी कोई अपवाद नहीं थे, वे भी निश्चित तौर पे पैसे की हवस उनमें भी दिखाई दी। आज आप देख के आइए उनके बंगला, मैं चाहता हूं कि अपन आगे पीछे उनका वो बंगला भी दिखाएंगे जहां वो रह रहे हैं। पूरी सड़क सरकारी पैसे से बनाई गई है। एक व्यक्ति के बंगले तक सड़क बनाना ये नियमों का कितना बड़ा वो है और जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग है। इकबाल सिंह बैंस ने सत्ता का जो दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस समय उन पर शिकंजा कस रहा है, उन्हें सपने में जेल के सीखे नजर आने लगे हैं और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, मैं आपको बता रहा हूं, अधिकांश लोग चाहते हैं कि यदि इकबाल सिंह जी ने गलतियां की हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो इकबाल सिंह जी को सजा जरूर मिलना चाहिए। रविंद्र भाई, जब वो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय हमें, आपको याद है, मीडिया में बड़ी सुर्खियों में भी था कि इकबाल सिंह बैंस ने अपना जो सरकारी आवास है वो अपने चीफ सेक्रेटरी रहते ही पहले छोड़ दिया। वो सारी सुख सुविधाएं शासन की जो है उन्होंने छोड़ दी, अब वो अपने निजी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये उस समय एक बड़ा उनके लिए पॉजिटिव चर्चा में आता था ये बात कि अब वो रहते, बहुत लोग तो रिटायर होने के बाद भी नहीं छोड़ते सरकारी बंगले, लेकिन इकबाल सिंह पहले ही जा रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है ये भी सब सोची समझी रणनीति के तहत था, इस तरह की इमेज चमकाने के लिए था? और आपको याद होगा कि उनके खिलाफ जिस तरह से न्यायालय में भी ये बात आई थी और उस पर एक अधिकारी को न्यायालय ने बहुत सख्ती से कहा था और इकबाल सिंह बैंस को भी नोटिस दिया था। नहीं रिजवान भाई, आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त नहीं है जी। मैं सच्चाई ये है कि इकबाल सिंह बैंस अंत दिन तक वो सरकारी बंगले में उनके पास रहा, उनके आधिपत्य में रहा है जी। उसके बाद उन्होंने वो सुना है कि मनीष सिंह को दिया, लेकिन ये जो बंगला था इकबाल सिंह जी का वो उन्होंने अपने पास रखा था जी। और वो रहते वहां थे अपने निजी बंगले में जी। लेकिन इस पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा था, दोपहर में लंच या किसी के लिए आते रहे हैं वहां पे जी। तो ये जानकारी सही नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी रहते हुए वो अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए और उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया, निजी में शिफ्ट हो गए। हाँ, नहीं, मेरा यही वो था कि वो सरकारी बंगला छोड़कर अपने निजी बंगले में शिफ्ट हो चुके थे। नहीं, वो सरकारी बंगले को भी कब्जे में रखे रहे अंत तक वो। जी। एनजीटी ने भी उस समय बहुत सख्ती से उनके उस पर सख्ती दिखाई थी, एनजीटी ने भी इसके मामले में सख्ती नहीं दिखाई, इनके ऊपर 10 लाख की कॉस्ट लगाई थी। इन्होंने जब एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया, खासकर कलिया सोद को लेकर, तो इन पर 10 लाख की कॉस्ट लगाई गई थी, व्यक्तिगत कॉस्ट लगाई गई थी। बाद में कोर्ट से इन्होंने उसको माफीनामा करवाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि इकबाल सिंह बैंस के पूरे कार्यकाल की निष्पक्ष जांच यदि हो जाए, कोई एसआईटी गठित कर दे। हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि बीजेपी की सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे, बीजेपी की सरकार के रहते हुए शायद संभव नहीं है, लेकिन यदि मोहन यादव ये हिम्मत कर लेते हैं, यदि भारत सरकार उनको दे देती है आज्ञा और ये कोई एसआईटी गठित होती है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ इकबाल सिंह बैंस और उनके कई लोग जेल में होंगे। जांच बहुत जरूरी है जी। आप इसमें कुछ सियासी एंगल भी देखते हैं इस तरह की जांच और इस तरह की कार्रवाइयों में? देखिए, सियासी एंगल में मुझे कम दिखता है। हालांकि ये बात सही है कि जैसे जैसे इकबाल सिंह बैंस पर शिकंजा कसेगा, शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं सबके दायरे में आएंगे। तो कह सकते हैं कि निशाना बेशक मोहन यादव का इकबाल की तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट में दर्द तो शिवराज सिंह चौहान के भी होगा। शिवराज जी जैसे इतना अनुभवी नेता, इतना एक ऐसा नेता जिसकी पब्लिक में बहुत लोकप्रियता भी थी, वो आखिरी में अंत तक जाकर वो कैसे पूरे इन्हीं की मर्जी से, इन्हीं के हिसाब से चलने लगे थे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, आईएएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है जी, आप उस पर जाइए, वो किस तरह राजनेताओं को डील करते हैं, उनका पूरा की पूरा सिलेबस होता है एक जी। और इकबाल सिंह बैंस ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा उपयोग शिवराज सिंह चौहान को अपने कब्जे में लेने का किया। शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह उनके कब्जे में थे, उनके ऊपर इकबाल सिंह का चश्मा चढ़ गया था।
जो इकबाल सिंह दिखाते थे उन्हें वही दिखाई देता था। रविंद्र भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय में आपने हमसे चर्चा की और ऐसे समय में की। आप ऐसे सुदूर जगह पर हैं जहां से आप फोन रिकॉर्डिंग पर भी ऐसे ही आपसे सिर्फ बात कर पा रहे हैं, आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया और हम अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना रविजन क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि जेल जाना ही पड़ेगा। सपने में जेल के सीखचे नजर आ रहे हैं और ये किसी मामूली व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के कहा जाए तो तथाकथित रूप से सबसे ताकतवर मुख्य सचिव और जो मुख्यमंत्री के भी बहुत निकट थे, उनसे दिल्ली के भी संपर्क संबंध बहुत अच्छे थे, ऐसा कहा जाता है। और अब उनके दिन अच्छे नहीं हैं, अच्छे दिन उनसे रूठ गए हैं और न जाने किस किस तरह की अपमानजनक परिस्थितियां धीरे धीरे बनती जा रही हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से कैग ने पकड़ा था, हम उसको भी आपको बहुत संक्षिप्त में बता देते हैं। जैसे हमने 8 जिलों का जिक्र किया, सर्वे हुआ, सरकार उन लोगों का कुपोषण दूर कर रही थी जिनकी अलग अलग सर्वे लिस्ट थी। सरकार ने एक जाई सर्वे लिस्ट ही नहीं बनाई। इतना ही नहीं, समय समय पर केंद्र ने दिशा निर्देश दिए, स्मरण कराया कि इसका सर्वेक्षण करवाइए, इसका सर्वे कीजिए और पड़ताल भी कीजिए किस तरह से जो एजेंसियां वितरण करेंगी वो क्या खरीद कर रही हैं और क्या वितरण कर रही हैं, किस तरह से वितरण कर रही हैं। केंद्र सरकार के बार बार स्मरण कराने पर भी मनमानी नहीं रुकी और पड़ताल कहती है कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कैग ने बार बार कई जगह इशारा किया, कई बिंदुओं पर इशारा किया है। गुणवत्ता विहीन पोषण आहार वितरित किया गया और ये किन्हें दिया गया? उन्हें जिनकी उम्र 3 साल तक है, जिनकी जान को खतरा है, उन्हें जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, वो जो गर्भवती हैं, जिनको अगर पोषित कर दिया गया तो आने वाला जो संतान है वो सुरक्षित और उसकी जान खतरे में नहीं होगी। लेकिन उसका पोषण करना ही नहीं था, पोषण तो खुद का करना था और इस बेशर्मी से करना था। स्कूटर के नंबर मिले जिन वाहनों से परिवहन किया गया है, आपको जानकर ताज्जुब होगा। हमने इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। अपने इस प्रोग्राम में हम उस पूरे कार्यक्रम की भी हम लिंक आपसे शेयर कर देंगे। हमने पारस सकलेचा से बात की थी, उसमें बहुत विस्तार से रिपोर्ट बनाई थी इस मसले पर। इसके अलावा भी अन्य मसलों पर भी हमने रिपोर्ट बनाई है। समय समय पर हम आपके सामने जो जानकारी हमारे पास आती है हम साझा करते हैं। सबसे पहले हमने ये जानकारी साझा की थी पोषण आहार के बारे में, पहले भी और कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भी। मार्च में ये जांच प्रकरण दर्ज हो गया था, लेकिन आरटीआई के माध्यम से जब ये बात सामने आई, उजागर हुई, तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये सब कुछ ये बयां कर रहा है कि अब मौसम गुलाबी नहीं रहा और तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।